हेलो स्टूडेंट्स, हमने करंट का रिलेशन विद रिस्पेक्ट टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी कर लिया था, ओम्स लॉ कर लिया था, ओमिक और नॉन ओमिक कंडक्टर के बारे में बता दिया था। अब हमने ओम्स लॉ को इस रिलेशन से I इज इक्वल टू NEAVD से जो है ड्राइव करना है। तो उसके लिए हम मान लेते हैं कि एक कंडक्टर है जिसकी लेंथ L है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A है, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो जाएगा और L इसकी लेंथ हो जाएगी, जो इस कंडक्टर की लेंथ है वो L हो जाएगी। इसके हमने दोनों एंड्स के बीच में पोटेंशियल लगा दिया V, यानी कि वोल्ट मीटर V से रीडिंग जो है वो V मिलेगी हमें, और करंट है इसके अंदर I फ्लो हो रहा है, और पोटेंशियल डिफरेंस या दोनों एंड्स के बीच में हमने मान लिया कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो E0 है, E है। अब जो है ये बताना है कि ओम्स लॉ इस रिलेशन से कैसे आएगा। तो एज I इज इक्वल टू NEAVD, एज I इज इक्वल टू NEAVD, जिसमें N जो है वो हमारे पास है नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम, एंड VD इज इक्वल टू ड्रिफ्ट वेलोसिटी का रिलेशन हमने निकाला था, वो था VD इज इक्वल टू EE टाउ बाई ME, यानी कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, ये रिलैक्सेशन टाइम और ये मास ऑफ ए इलेक्ट्रॉन। इस वैल्यू को जब हम यहाँ पे यूज़ करते हैं तो करंट की हमारे पास एक्सप्रेशन आएगी I इज इक्वल टू, देयरफॉर I इज इक्वल टू हमारे पास हो जाएगा NEA, और VD की जगह यूज करेंगे EE टाउ बाई M। अब ये जो मल्टीप्लाई हो जाएगा ये हमारे पास बन जाएगा माइनस NE स्क्वायर AE टाउ अपॉन ME मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, माइनस साइन फॉर द फ्लो ऑफ चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के लिए है, वैसे करंट फ्लो हो रहा है इधर। अब जो है एज V इज इक्वल टू, ये इक्वेशन होगी 2, जो ड्रिफ्ट वेल जो पोटेंशियल डिफरेंस होता है बिटवीन द एंड्स ऑफ कंडक्टर और उसके बीच का जो रिलेशन होता है, क्योंकि कांस्टेंट है तो E इज इक्वल टू dV बाई DR वाले रिलेशन से हम कर सकते हैं E इज इक्वल टू V बाई L। मतलब एक रिलेशन होता है हमारा जो फर्स्ट यूनिट में बताया था, E इज इक्वल टू dV बाई DR। अब ये पोटेंशियल जो है वो कांस्टेंट है, तो इसलिए E इज इक्वल टू हमने ले लिया V बाई L। अब E की वैल्यू को V बाई L यहाँ पुट करेंगे, देयरफॉर I इज इक्वल टू, I की वैल्यू हमारे पास हो जाएगी माइनस NE स्क्वायर A टाउ और ME, और V की जगह करेंगे हम E की जगह कर देंगे V बाई L, यानी कि हमारे पास I इज इक्वल टू हो जाएगा, अगर माइनस साइन को हम एलिमिनेट करें कंडक्शन करंट कन्वेंशनल करंट के लिए, तो हमारे पास I की वैल्यू हो जाएगी NE स्क्वायर A टाउ V बाई MEL, यानी कि मास ऑफ इलेक्ट्रॉन और लेंथ ऑफ कंडक्टर। अब यहाँ से ये जो इक्वेशन नंबर 3 आई, हमने V निकालना है, तो V को जो है हम यहाँ पे पुट करेंगे, V इज इक्वल टू, ये ML जो है वो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा I के, ये पलट जाएगा ऐसे, ये जो है MEL जो है ये इधर पलट जाएगा, तो ये MEL और ये हो जाएगा हमारे पास NE स्क्वायर A टाउ और V I के मल्टीप्लाई में, ये इक्वेशन नंबर होगी 4। एट कांस्टेंट टेम्परेचर, अब ये जो इक्वेशन हमने ड्राइव की, अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट मान ले कि ये जो सारी कंडीशन जो हो रही थी, ये जो सर्किट लिया था हमने कंडक्टर के एंड्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस लगाया था, उसके लिए अगर हम इसको कांस्टेंट कर देते हैं टेम्परेचर को, तो हमारे पास क्या क्या चीज़ें कांस्टेंट रहेंगी और क्या चेंज नहीं, टेम्परेचर से क्या क्या चीज़ चेंज हो सकती हैं। तो टेम्परेचर अगर कांस्टेंट हो गया तो ये सारी इनमें से मास ऑफ इलेक्ट्रॉन ये तो कांस्टेंट है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम ये भी कांस्टेंट है, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन ये भी कांस्टेंट है, एरिया ये भी कांस्टेंट है, और लेंथ भी कांस्टेंट है।
मतलब कहने का ये है कि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हैं और टेम्परेचर कांस्टेंट होने से जो रिलैक्सेशन टाइम है, जो टाउ है, वो भी कांस्टेंट हो जाएगा, क्योंकि टेम्परेचर कांस्टेंट होने से इलेक्ट्रॉन्स की थर्मल स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहेगी। तो जितना टाइम वो टकराने में, एक दूसरे से कोलाइड करने में ले रहे हैं, उतना ही लेते रहेंगे, इसलिए ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी, ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। और इसलिए हम इस रिलेशन को एट कांस्टेंट टेम्परेचर कांस्टेंट होने पर mL/n/e²A ये हो जाएगा कांस्टेंट। ये क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। देयरफॉर हम इस कांस्टेंट को R मान लेते हैं, इस कांस्टेंट को मान लेंगे R, या फिर देयरफॉर ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 4 विद ओम्स लॉ, यानी कि V = IR RI, ये जो रिलेशन आया था हमारा, मान लिया इस कंडक्टर का रेजिस्टेंस R है, इस इक्वेशन से हम इसको कंपेयर कर देते हैं, इस इक्वेशन को, और जब इस इक्वेशन को इससे कंपेयर किया जाएगा तो हमारे पास रिलेशन आएगा RI = mL/ne²A × I, यानी कि I से I कैंसिल और R की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी MEL, ये इलेक्ट्रॉन का मास था, ये नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं, ये चार्ज है, और ये टाउ है, और ये है रिलैक्सेशन टाइम। तो ये हो गया हमारे पास रेजिस्टेंस, और ये कांस्टेंट हो गया, कांस्टेंट हो गया। तो इसका मतलब V = RI, इसकी जगह हम R को अगर यहाँ पे फिर बैक इस रिलेशन में पुट करते हैं तो हमारे पास समझो कि ओम्स लॉ जो है वो डिडक्ट हो गया, यानी कि हमने इसी से प्रूव कर दिया ML = V = समझ में आया? क्योंकि ये सारी चीज़ें कांस्टेंट होगी तो ये फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट होगी, कांस्टेंट होगी तो यहाँ से ओम्स लॉ के अंदर देखते हैं कि R क्या होता है, कांस्टेंट होता है रेजिस्टेंस। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट हो तो R की वैल्यू क्या हो जाती है? फिक्स हो जाती है। इसलिए ये जो क्वांटिटी है ये R देगी, तो इस क्वांटिटी को वापस जब अगर इस इक्वेशन के अंदर रख देते हैं तो हमारे पास बनेगा ओम्स लॉ V = RI। तो ये इस रिलेशन से डिराइव हो गया ओम्स लॉ। और अब जो ये रिलेशन आया हमारे पास R = MEL/ne²A, ये जो रिलेशन है ये हमें बताएगा रेजिस्टेंस की वेरिएशन विद टेम्परेचर, रजिस्टिविटी की वेरिएशन विद टेम्परेचर, क्योंकि ये जो डेरिवेशन हुआ है ये हुआ है कांस्टेंट टेम्परेचर पे, लेकिन अगर टेम्परेचर को हम वेरी कर देते हैं तो हमारे पास इसकी वैल्यू जो है वो चेंज हो जाएगी। चेंज होने के कारण रेजिस्टेंस जो है वो चेंज होता है, यानी कि वेरी करता है अलग अलग सब्सटेंसेस के लिए। कंडक्टर्स के लिए अलग टाइप का है, सेमीकंडक्टर्स के लिए अलग इफेक्ट पड़ेगा, जो अलाइज होती हैं उनके लिए अलग होगा, और जो कंडक्टर्स होते हैं उनके लिए अलग होगा। इसमें जो है इस रिलेशन से हम रजिस्टिविटी देखते हैं, क्योंकि मेन इफेक्ट पड़ेगा रजिस्टिविटी के ऊपर। तो कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी या सेमीकंडक्टर की रजिस्टिविटी या नॉन कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी देखनी है टेम्परेचर के साथ, तो हम इस रिलेशन को आगे बढ़ाते हैं। ये इक्वेशन होगी हमारे पास जो भी आई है, ये इक्वेशन को हम 7 कर लेते हैं। और अब जो है ये करते हैं कि एज R = ρL/A, ये हमने पहले पढ़ा था कि अगर किसी कंडक्टर का रेजिस्टेंस R हो, उसकी लेंथ A हो, एरिया लेंथ L हो और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन A हो, तो हम लिख सकते हैं कि R = ρL/A। इसका मतलब इस रिलेशन और इस रिलेशन को जब हम कंपेयर करते हैं तो हमारे पास इक्वेशन बनती है ρL/A = me/ne²A × L। तो यहाँ से L से L कैंसिल, A से A कैंसिल, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन आ गई हमारे पास m/ne²।
और ये एक्सप्रेशन जो होती है रजिस्टिविटी यानी कि इक्वेशन नंबर 9, इस इक्वेशन में भी अगर हम टेम्परेचर कांस्टेंट मानते हैं, ये रजिस्टिविटी की एक्सप्रेशन आई है, तो कांस्टेंट टेम्परेचर अगर हमने कर दिया तो ये सारी चीज़ें कांस्टेंट हो जाएंगी। मास और चार्ज तो पहले ही कांस्टेंट है, लेकिन नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन और जो रिलैक्सेशन टाइम है वो भी कांस्टेंट हो जाता है। तो इसलिए ये जो क्वांटिटी होती है ये कांस्टेंट रहती है और अलग अलग मटेरियल के लिए अलग अलग होती है, क्योंकि नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन अलग अलग मटेरियल में अलग अलग होते हैं। सभी कंडक्टर्स के अंदर सेम नहीं होते, सभी सब्सटेंसेस के अंदर एन की वैल्यू सेम नहीं होती, इसलिए एन कांस्टेंट हो जाता है टेम्परेचर कांस्टेंट होने से, और रिलैक्सेशन टाइम कांस्टेंट हो जाता है। तो ये मटेरियल पे डिपेंड करती है। अगर मटेरियल का टेम्परेचर चेंज कर देते हैं तो रजिस्टिविटी चेंज होगी, क्योंकि या तो एन में फ़र्क पड़ेगा टेम्परेचर बढ़ाने से, या किस में फ़र्क पड़ेगा, रिलैक्सेशन टाइम में। अब रिलैक्सेशन टाइम और एन के अंदर क्या फ़र्क पड़ता है टेम्परेचर बढ़ाने से, वही जो फ़र्क होता है, जो वेरिएशन होती है, वही देगा हमें वेरिएशन ऑफ रजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर। ये जो रिलेशन है हमारा रजिस्टिविटी इज इक्वल टू एम अपॉन एन ई स्क्वायर टू, इस रिलेशन से हम ये देख सकते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से जो है रजिस्टिविटी के ऊपर क्या फ़र्क पड़ेगा। अब हमारे पास 3 तरह के मटेरियल होते हैं, 4 भी हो जाते हैं, क्योंकि भैया जब हम कम नॉन मेटल्स और नॉन मेटल्स वगैरह को जब हम मिक्स कर देते हैं तो अलाय बन जाती है, तो इसलिए इनमें अलग अलग वो होता है। तो इसके लिए सबसे पहले हम कंडक्टर्स लेते हैं कि टेम्परेचर बढ़ाने से इनके ऊपर उनकी रजिस्टिविटी पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो पहला केस है इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स, इफेक्ट ऑन रजिस्टिविटी ऑफ ए विथ टेम्परेचर, ऑफ टेम्परेचर, किसका इफेक्ट है, टेम्परेचर। एज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर जब इंक्रीज होता है तो टाउ जो है वो घटता है, रिलैक्सेशन टाइम जो है वो डिक्रीज होता है, और नंबर ऑफ चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि कंडक्टर्स के अंदर जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, यानी कि नंबर ऑफ चार्ज कैरियर्स पर यूनिट वॉल्यूम, ये फिक्स होते हैं, इनकी बढ़ने की कोई संभावना नहीं होती। तो इसका मतलब ये होगा कि रिलैक्स टाइम के ऊपर ज़्यादा फर्क पड़ेगा और एन के ऊपर कम फर्क पड़ेगा। मतलब ये है कि एन जो है वो अनचेंज रहेगा और टाउ जो है वो डिक्रीज हो जाएगा, और जब ये डिक्रीज हो गया, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज हो गया, तो इसका मतलब रजिस्टिविटी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एन है। डिक्रीज इंक्रीज इन टेम्परेचर टाउ, रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस एंड एन जो है वो इंक्रीजेस। बट इन कंडक्टर्स के अंदर जो है एन रिमेन अनचेंज, एन जो है वो अनचेंज रहता है। इसका मतलब देयरफॉर रो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ओनली इसके डिफेक्ट पड़ेगा, और इसका मतलब सो रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टिविटी ऑफ कंडक्टर्स increases with increase in टेम्परेचर। इंक्रीज होने से कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी इंक्रीज होती है, क्योंकि ये तो इसका तो चेंज होना नहीं, किसका चेंज होगा, रिलैक्सेशन टाइम का। रिलैक्सेशन टाइम जो है वो घटेगा, थर्मल स्पीड बढ़ जाएगी ड्यू टू इंक्रीज इन थर्मल स्पीड। थर्मल स्पीड बढ़ने से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो जल्दी जल्दी टकराएंगे, एक दूसरे से कोलाइड करेंगे फास्टली। इसका मतलब टाउ की वैल्यू डिक्रीज होगी तो रजिस्टिविटी इंक्रीज होगी। तो जैसे कॉपर का अगर हम केस लेते हैं तो इन केस ऑफ कॉपर रजिस्टिविटी विथ टेम्परेचर जो है वो
इस टाइप का ग्राफ दिखाती है ऐसे, ये बढ़ जाएगी ऐसे। इसके साथ साथ टेम्परेचर बढ़ेगा तो रजिस्टिविटी बढ़ेगी, किसकी? कॉपर की। तो रजिस्टिविटी बढ़ती है तो इसका मतलब वो कंडक्टर्स हैं टेम्परेचर के साथ। अब है हमारे पास दूसरा इफेक्ट, देखते हैं हम नॉन कंडक्टर्स के ऊपर और सेमीकंडक्टर्स के ऊपर। नॉन कंडक्टर्स, रजिस्टिविटी ऑफ नॉन कंडक्टर्स। नॉन कंडक्टर्स विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ कंडक्टर्स की नॉन रजिस्टिविटी। तो इसमें क्या है कि कंडीशन यही रहनी हमारी कि भाई रो जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू एन एंड रो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। अब कंडक्टर्स के अंदर जो है एन बहुत समान होते हैं एट लो टेम्परेचर या इन नॉन कंडक्टर, इन इंसुलेटर्स, इन नॉन कंडक्टर्स या इंसुलेटर्स भी बोल सकते हैं हम। इन नॉन कंडक्टर्स एन इज समान एट लो टेम्परेचर, लो टेम्परेचर के ऊपर ये समान होते हैं। बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर, टेम्परेचर को बढ़ाने से ब्रेकिंग ऑफ द कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टेक्स प्लेस, यानी कि कोवलेंट बॉन्ड जो है वो टूटते हैं, और कोवलेंट बॉन्ड टूटते हैं तो फ्री चार्ज कैरियर जो है वो बढ़ जाते हैं, यानी कि फ्री इलेक्ट्रॉन्स बढ़ते हैं। टेम्परेचर बढ़ाने से चार्ज कैरियर्स जो है वो इंक्रीज हो जाएंगे और रिलैक्सेशन टाइम तो घटता है, बट ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर ड्यू टू ब्रेकिंग ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स एन इंक्रीजेस, एन की वैल्यू जो है नंबर ऑफ चार्ज कैरियर, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स जो है वो बढ़ जाते हैं, ब्रेकिंग हो जाती है, तो उनके अंदर शेयरिंग से वो बनते हैं बॉन्ड, और वो शेयरिंग जो बॉन्ड होती है उसके कारण जो है ना वो टूट जाते हैं, तो इसलिए चार्ज कैरियर फ्री हो जाते हैं, यानी कि एन इंक्रीजेस, एन की वैल्यू बढ़ती है। एंड डिक्रीज इन टाउ एंड इंक्रीज इन एन इज डोमिनेंट ओवर डिक्रीज इन टाउ, क्योंकि रिलैक्सेशन टेम्परेचर बढ़ाने से रिलैक्सेशन टाइम तो घटता है, वो तो सभी में सेम इफेक्ट रहेगा, लेकिन इसका घटने का जो असर है वो कम रहता है, इसके बढ़ने का असर ज़्यादा पड़ता है। मतलब ये ज़्यादा बढ़ेंगे और ये रिलैक्सेशन टाइम में जो कमी होगी या जो डिक्रीज होगा वो कम होगा, इनके अंदर बढ़ोतरी ज़्यादा होगी, तो इसका मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा पड़ेगा, ये डोमिनेंट होगा, इसका असर ज़्यादा होगा। डोमिनेंट मतलब इसका इफेक्ट ज़्यादा हो, तो एन का इफेक्ट ज़्यादा पड़ता है और रिलैक्सेशन टाइम का कम पड़ता है, डिक्रीज ऑफ टाउ, टाउ का जो है रिलैक्सेशन टाइम कम डिक्रीज होगा। अब ये जो डिक्रीज इन टाउ हुआ है वो कम असर डालता है, और एन अगर ज़्यादा असर डालता है तो इसका मतलब ये हुआ कि एन बढ़ रहा है तो रजिस्टिविटी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू चार्ज कैरियर है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स है, तो इसका मतलब चार्ज कैरियर अगर बढ़ेंगे तो रजिस्टिविटी घटेगी। देयरफॉर सो रजिस्टिविटी जो है वो रजिस्टिविटी ऑफ ए नॉन कंडक्टर्स डिक्रीजेस, नॉन कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी डिक्रीजेज विथ टेम्परेचर, टेम्परेचर के साथ नॉन कंडक्टर्स की रजिस्टिविटी जो है वो डिक्रीज हो जाएगी। मतलब इस टाइप में जो ग्राफ आएगा हमारे पास टेम्परेचर के साथ साथ रजिस्टिविटी का, तो ये आएगा, इस टाइप का ग्राफ आना चाहिए, नॉन लीनियर ग्राफ आएगा और ये इस टाइप का ग्राफ होगा, डिक्रीज हो जाएगी रजिस्टिविटी।
सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी ऐसा ही होता है। कुछ टेम्परेचर तक तो रजिस्टिविटी जो है वो सेमीकंडक्टर्स की जो है वो बहुत ज़्यादा होती है, यानी कि लो टेम्परेचर के अंदर तो उनमें करंट फ्लो नहीं होता है, लेकिन ज़्यादा टेम्परेचर अगर बढ़ा देते हैं तो उसके अंदर रजिस्टिविटी जो है उनकी डिक्रीज होनी शुरू हो जाती है, और ज़्यादा बढ़ा देते हैं हम तो और डिक्रीज हो जाती है। तो इसके अंदर जो है सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी कंडक्टर वाला नॉन कंडक्टर वाला भी इफ़ेक्ट पड़ेगा, और सेमीकंडक्टर्स के अंदर जो है रजिस्टिविटी का जो डिक्रीज आएगा वो भी इसी टाइप का आएगा, लेकिन कुछ फ़र्क होगा उसमें। ये रजिस्टिविटी इस टेम्परेचर पर कांस्टेंट है, फिक्स है। लो टेम्परेचर पर टेम्परेचर थोड़ा बढ़ेगा तो थोड़ी सी बढ़ेगी, लेकिन और ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ाने से घट जाएगी। तो इसके अंदर जो है ये इस प्रकार का इफेक्ट नॉन कंडक्टर्स का, सेमी कंडक्टर्स का रजिस्टिविटी जो है ऐसा इफेक्ट पड़ता है सेमी कंडक्टर्स के ऊपर, नॉन कंडक्टर जैसा भी। और लीनियर देखें तो इस टाइप का इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि लो टेम्परेचर पर उसकी रजिस्टिविटी हाई है। फिर टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनमें करंट फ्लो होने लग जाता है, और करंट फ्लो होने लग जाता है तो उनकी रजिस्टिविटी जो है सेमीकंडक्टर्स के अंदर भी जो वेरिएशन होती है रजिस्टिविटी की वो नॉन कंडक्टर्स जैसी ही होती है। मतलब जो n के अंदर जो इंक्रीज होगा वो t के अंदर डिक्रीज में ज़्यादा कंपनसेट करता है, ज़्यादा डोमिनेट करता है। तो उसके अंदर भी इस टाइप की ही वेरिएशन होती है इन सेमीकंडक्टर्स, और ये है कंडक्टर्स के अंदर। अलाय के अंदर थोड़ा और इफेक्ट हो जाता है, क्योंकि उनके अंदर मिक्सिंग के कारण जो है रजिस्टिविटी ज़्यादा बढ़ जाती है, तो वो उनकी रजिस्टिविटी बहुत ज़्यादा होती है या बिल्कुल कम होती है। उनकी रजिस्टिविटी जो होती है अलाइज़ के अंदर रजिस्टिविटी अलग अलग होती है। अलाइज़ मतलब मिक्स ऑफ टू मेटल्स, नॉन मेटल्स, मेटल्स विद नॉन मेटल्स वगैरह ऐसे होता है। मोर देन टू और मोर देन टू मेटल और नॉन मेटल मिलती हैं तो अलाइ बनती है। तो इनकी रजिस्टिविटी डिपेंड करती है इनके मिक्सिंग के ऊपर। जैसे कि जो ज़्यादा रजिस्टिविटी होती है नाइक्रोम होता है, ये भी एक अलाइ होती है, तो उसकी रजिस्टिविटी ज़्यादा होती है, क्योंकि हम उसको हीटर के लिए यूज़ करते हैं तो हमें ज़्यादा रेजिस्टेंस चाहिए, ज़्यादा हीट चाहिए। और जो ये होती है स्टील होती है, इसकी रजिस्टिविटी बहुत कम होती है, क्योंकि स्टील की रजिस्टिविटी स्टील से परम वो बनाए जाते हैं। जो ये हमारा होता है सॉफ्ट आयरन होता है, इसकी कम होती है। स्टील की रजिस्टिविटी जो होती है वो कम होती है, क्योंकि उससे हम मैग्नेट्स बनाते हैं और वो काफ़ी टाइम तक मैग्नेटाइज रहता है। अगर ज़्यादा रजिस्टिविटी होती तो वो गर्म होके करंट फ्लो करवाने से वो जल्दी टूट जाता, जल्दी जो है डीमैग्नेटाइज हो जाता। तो अलाइज़ की रजिस्टिविटी जो होती है वो डिपेंड करती है उनके मिक्सर के ऊपर, जबकि कंडक्टर्स की बढ़ती है। सेमीकंडक्टर और इंसुलेटर जो होते हैं उनकी रजिस्टिविटी टेम्परेचर के साथ ही घटती है। मान लिया किसी मेटेरियल की रजिस्टिविटी 0 डिग्री सेल्सियस के ऊपर है रो नोट, और किसी टी डिग्री सेल्सियस के ऊपर उसकी रजिस्टिविटी हमने रो टी रिप्रेजेंट की है, सबस्क्रिप्ट टी लगा दिया। तो जो इनका जो रिलेशन होता है वो ये इस टाइप का होता है, रो टी इज इक्वल टू रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी, वेयर एल्फा होता है जिसको कहते हैं हम टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी, डेल टी होता है चेंज इन टेम्परेचर, यानी कि डेल टी की वैल्यू होती है टी माइनस में टी नोट। इस रिलेशन को जब हम आगे एक्सप्लेन करते हैं रो नोट इंटू 1 प्लस एल्फा डेल टी को, तो डेल टी की जगह टी माइनस टी नोट रखें, और रो नोट को जब आप आगे मल्टीप्लाई करें तो ये हो जाएगा रो नोट प्लस रो नोट इंटू एल्फा डेल टी। यहाँ से हमने टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी निकालना है मटेरियल का, तो ये हो जाएगा एल्फा इज इक्वल टू रो टी माइनस रो नोट इंटू रो नोट डेल टी। यानी कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एल्फा इज इक्वल टू ऊपर तो हो जाएगा डेल रो और नीचे हो जाएगा रो नोट इंटू डेल टी। ये टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रजिस्टिविटी है। ये रो नोट जो होती है वो अलग अलग मटेरियल की 0 डिग्री सेल्सियस पर अलग अलग होती है, और फिर उसके अंदर जो चेंज इन टेम्परेचर के कारण जो इफेक्ट हुआ है वो हम ऐसे ही से उसको कैलकुलेट कर सकते हैं। सिमिलरली जो सेम रिलेशन होता है वो रेजिस्टेंस के लिए भी होता है।
चेंज इन रेजिस्टेंस ऑफ टेम्परेचर अगर निकालना है तो आर नोट जो है वो हम रेजिस्टेंस ले लेते हैं, रेजिस्टेंस एट 0 डिग्री सेल्सियस, और आर टी ले लेंगे रेजिस्टेंस एट टी डिग्री सेल्सियस। तो इसलिए आर टी देयरफॉर आर टी इज इक्वल टू हमारे पास जो है वो ये हो जाता है आर नोट इंटू 1 प्लस वहाँ एल्फ़ा लिया तो यहाँ पे बीटा ले सकते हैं, एल्फ़ा भी ले सकते हैं, एल्फ़ा बीटा डेल टी, यानी कि चेंज इन टेम्परेचर। सेम रिलेशन एज इट इज़ रिलेशन यूज़ होता है। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर कोफिशिएंट यहाँ पे जो बीटा है वो आ जाएगा टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ ए रेजिस्टेंस। ये रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोफिशिएंट हो जाएगा किसी भी सब्सटेंस का। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू अगर निकालना चाहें तो इसी रिलेशन के अकॉर्डिंग जो है ये आ जाएगी रो आर टी माइनस आर नोट अपॉन आर नोट इंटू टी माइनस टी नोट। मतलब ये हमारे पास चेंज इन टेम्परेचर, चेंज इन रेजिस्टेंस विद रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर का ये टेम्परेचर कोफिशिएंट आ चुका है। तो ये रिलेशन यूज करके हम जो गिवन टेम्परेचर के ऊपर कितना चेंज हुआ है या उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट वगैरह क्या है ये निकाल सकते हैं। इन रिलेशंस को यूज़ करके रजिस्टिविटी निकाल सकते हैं।